आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हफ्ते में 2 दिन साबिक वजीर आजम से मुलाकात का हुक्म दे चुकी है। इसके बावजूद मुलाकात के लिए आने वालों को मिलने की इजाजत नहीं दी गई और एहतजाज करने पर पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों आलिया, हमजा, MNA, शफकत ऐवान समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ली, जबकि साहबजादा हामिद रजा ने वॉलंटरली यानी कि रजाकाराना गिरफ्तारी पेश की। तहम खवातीन को कुछ दूर ले जाकर पुलिस ने रिहा कर दिया, जबकि वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का यह दावा है कि अडियाला जेल के बाहर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इमरान खान की तीनों बहनें और हामिद रजा साहब रजाकाराना तौर पर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और अडियाला जेल से थोड़ा आगे ख्वाजा कॉर्पोरेशन के करीब उतर गए। ड्रामेबाजी में इनका कोई सानी नहीं है। नाज़रीन, शाम तक 2 मुतज़ाद आरा सामने आती रहीं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस वैन में बिठाया गया है, जबकि बैरिस्टर गोहर का यह कहना है कि हमने कारकुनान को कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। अब जबकि अलीमा खान रिहा हो चुकी हैं, अलीमा खान का पहल तो ये कहना था कि तब तक अडियाला जेल बैठे रहेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती इमरान खान से। हम हर सूरत उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि 3 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब से कुछ देर पहले अलीमा खान और दीगर कारकुनान सब घरों को लौट चुके हैं। आज बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी फैमिली मेंबरान जेल हुकाम की इजाज़त के बाद अडियाला जेल के अंदर रवाना हुए, जबकि इमरान खान से मुलाकात के लिए, जिनमें अलीमा खान, उज़मा खान और कज़न कासिम खान न्याजी शामिल थे, इनको अडियाला जेल के बाहर ही रोक लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात उनकी बहनों का हक और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म है, जबकि अलीमा खान का यह कहना था कि हमें 3 हफ्ते से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। असल कैद में हमारे जजेस हैं, हम उन्हें आज़ाद कराएं। उन्होंने कहा है कि जेल में नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे ये नहीं समझ आ रही। पहले हमें 2-3 हफ्ते हो गए हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, और आज भी पूरी नफरी पुलिस की खड़ी करती है ताकि हम इमरान खान से ना मुलाकात करें। तो हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर हमें मुलाकात नहीं करने देते तो हम यहीं बैठेंगे। हम तो यहीं बैठे, फैमिली हमारी इधर ही बैठेगी। असली कैद में हमारे जजेस हैं। जब हम जजेस को आज़ाद करेंगे वो हमें इंसाफ देंगे। किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते उनका राइट है। अपने भाई से मिलना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, क्या आपकी कंडीशन सेट हुई है पुलिस के साथ कि आप यहाँ से गिरफ्तार कर लें और आगे छोड़ दीजिएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीबी ने, अलीमा बाजी ने बड़ा क्लियरली लिखा कि मैं तब तक हूँगी जब तक मेरी भाई से मेरी मुलाकात नहीं कराई। और पथराव हमारी तरफ से नहीं किया कि, न हमने साथियों को कहा है, न हमने धरने की कॉल दी थी, न धरने का कोई ऑर्डर था। हम उनके सपोर्ट में आए थे कि ये बहनों की भाई से मुलाकात होनी चाहिए, ये हाई कोर्ट का। बैरिस्टर साहब, आप लोगों की मुलाकात हो जाती है, अलीमा खान साहिबा की नहीं होती। उन्होंने ट्वीट भी किया था ईद पे हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। यही हम कह रहे हैं कि ये गलत है। फैमिली मेंबरान के बाद बैरिस्टर अली जफर समेत जमात की सीनियर क़यादत भी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और ज़हीर अब्बास चौधरी की गाड़ी को जेल से कुछ दूर ही जो नाका लगा था उस पर रोक दिया गया और इन तीनों को पैदल भी जेल जाने नहीं दिया गया। अब पुलिस ने अडियाला जेल के करीब जो एक क्राउड जमा होने लग गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, एक बड़ी तादाद थी, अडियाला रोड पहुंच के वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। यहां से मामला खराब होना शुरू हुआ। कारकुनों ने अडियाला जेल की जानिब मार्च करने पर इसरार शुरू कर दिया। पुलिस ने पोजीशनें संभाल ली और फिर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिस पर पुलिस ने कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस और कारकुनान के दरमियान होने वाली हंगामा आराई के बाद 6 वकला रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत दे दी गई। जेल इंतजामिया की जानिब से साबिक वजीर आजम की 2 बहनों और कजन कासिम न्याजी को मुलाकात कराने की पेशकश भी की गई। 2 बहनों को पुलिस की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, बाकी तीनों फैमिली मेंबरान की मुलाकात करवा दी जाती है। तमाम अहले खाना ने अलीमा खान के बगैर मुलाकात से इनकार कर दिया और तर्जुमान इमरान खान न्याजुल्लाह न्याजी के मुताबिक इमरान खान का यह कहना है कि
जिनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूं उनसे मुलाकात करवाई नहीं जा रही और जिनसे मैं मुलाकात नहीं करना चाहता उनको अंदर भेज दिया जाता है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ये ट्वीट भी की, लिखा भी, बोला भी। इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उस्मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया है कि वो दूसरों की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने इताअत गुजारी की है। अफसोस। नाज़रीन, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में बैरिस्टर अली जफर का नाम भी मौजूद नहीं था। इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा, पहले मुलाहिजा फरमाइए। मुझे अडयाला जेल से कोई 1.5-2 मील दूर रोक लिया गया। किया यह गया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौर साहब बतौर चेयरमैन चले गए। आज इनका नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की। ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हम कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढ रहे, हमें किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए। इसकी वजह से, इसकी पादाश में अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो सो बी इट, मैं खड़ा हूं अपनी जगह। इस सब की वजह से मुझे हॉक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है जिनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। हम नहीं हैं ताबे किसी की ख्वाहिश के। हमने रजामंदी की सियासत नहीं करनी, हमने उसूल की सियासत करनी है। तो जिस तरह आपने सुना, ना ही बैरिस्टर गोहर का नाम था इस लिस्ट पे, बावजूद इसके वो अंदर गए, मिल के आए। इसी तरह बैरिस्टर अली जफर का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद नहीं था, मगर इसके बावजूद आज बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात भी हुई है। इमरान खान से मिलने के लिए बैरिस्टर अली जफर, आलिया हमजा, नादिया खटक, वकील डॉक्टर अली इमरान, तहरीक इंसाफ की खातून वर्कर रजिया सुल्ताना और वकील जफर अब्बास, वकील हसनैन सुंबल और वकील राजा मतीन इमरान खान के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी भी अडयाला जेल पहुंच गए थे आज, जिनमें से इनके बेशतर के नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब इतलात हैं कि इमरान खान ने यह कहा है कि उनका और तहरीक इंसाफ का इदारे के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में बिल के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो अपने तौर पर कर रहे हैं, उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं। अमरीकी कांग्रेस से अगर कोई कानून साजी करवाना चाहता है तो वो अपने तौर पर कर रहा है, वो हमसे मुंसलिक नहीं है। ये पिछले 10 दिनों में दूसरी बार वजाहत दी गई है इमरान खान की तरफ से। आपको बताते चलें कि आज ही उमर अयूब का यह कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि बानी माफ़ी मांग लें तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। इससे जाहिर है बकौल उमर अयूब के सियासी मामला है। बानी ना भागते हैं, ना डील और ना ही ढील मांगते हैं। आज ही उमर अयूब का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। और गो के ये सियासी मामला इसे करार दे रहे हैं उमर अयूब साहब, लेकिन आज उनका ये ज़रूर कहना था कि मुल्क की अदलिया और जजेस तयन कर लें कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं या फिर छुट्टी करके घर चले जाएं। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में अदल ना हो, जबकि जरताज गुल ने आज हुकूमत वक्त से दरख्वास्त की है कि खुदा का वास्ता है सियासी कारकुनों को दहशतगर्द समझना छोड़ दीजिए। जज साहिबान से मैं इस्तदा कर चुका हूं कि या अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराएं या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान और हाई कोर्ट के और बाकी अदलिया के वो एज अ प्रोटेस्ट इस्तीफा दे के घर चले जाएं और कहें जी हमसे आइन और कानून और अपने डिसीजन हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। साफ सुथरी बात है, डिमांड हम लोग करते हैं, 12 हमने की है। ये हकीकत अपनी जगह बजा है कि सियासी बका की जंग में तहरीक इंसाफ ताहाल अपनी सिमत का तयन नहीं कर सकी। ना अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का कोई वाज़े मुस्तकबिल नजर आ रहा है, ना जमात में इत्तेहाद की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है, ना ही सानह नौमे से जमात खुद को बेगुनाह साबित कर पाई है। और हुकूमत का अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के साथ रवैया बका की जंग में दूसरी बड़ी रुकावट है। आज ही हुकूमत की जानिब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई सानह नौमे से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नौमे महज एहतजाज या रैली नहीं थी, बल्कि एक इदारे पर हमला था। पंजाब हुकूमत ने नौमे सानह से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में नौमे हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि नौमे के 24,000 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई पर पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ करते हुए इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। आज मुल्क की आला अदालत ने 9 मई केसेस में ट्रायल कोर्ट को आइंदा 2 समातों में फैसला करने का हुक्म भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ की सियासी बका से जुड़ी तीसरी बड़ी रुकावट जमात का किरदार है, जहां
बदएतमादी, डिस्ट्रस्ट, तकसीम बराबर मौजूद है। सेनेटर फैसल वाडा ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी, सियासत भी। नहीं मिल रहा तो इमरान खान को कुछ नहीं मिल रहा। बानी अब अकेले रह गए हैं। सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में है। तहरीक इंसाफ में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। सेनेटर फैसल वाडा ने यह इंकशाफ भी किया है कि जमात में इस इख्तलाफ के बायस बैरून मुल्क से आने वाली फंडिंग का सिलसिला रुक गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का यह कहना है कि जमात में इख्तलाफ की झूठी और मिसलीडिंग खबरें फैलाई जा रही हैं, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। जेल इंतजामिया अदालत के अहकामात को बलाए ताक रखकर इमरान खान से मुलाकात के लिए अफराद का चुनाव खुद कर रही है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को इमरान खान से मिलने में दुश्वारी का सामना है। अब तहरीक इंसाफ ताहाल एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली वाज़े नहीं कर पाई और आए रोज़ जमात में इंतज़ामी तब्दीलियाँ जो हैं वो दिखाई देती हैं। इतलात ये भी हैं कि इमरान खान की हदायत पर आलिया हमज़ा को अब पंजाब में तंजीम से मुतालिक फ़ैसले करने में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बना दिया गया। आलिया हमज़ा अब जिस ओहदेदार को भी मुअत्तल करना चाहें या कोई जिम्मेदारी देना चाहें दे सकती हैं। इन तमाम तर हायल रुकावटों में सियासी बका की जंग का हासिल वसूल क्या होगा, पूछेंगे मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान से, जिनकी आज पुलिस से खुद भी झड़प हुई है। लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट अडियाला रोड रावलपिंडी पे मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मुझे आज की अपडेट बताइए था, सुबह से रिपोर्टिंग हो रही है कि PTI का एक मजमा भी उधर मौजूद है, धक्कम पेल, हाथापाई, लेकिन हुकूमत पंजाब का कहना है ये वॉलंटरी अरेस्ट दिए गए हैं बहनों की तरफ से, बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया, फिर वो बजिद रही कि हम नहीं जाएंगे, मगर अब चली भी गई हैं। क्या अपडेट है? अडियाला जेल के गेट नंबर 1 से दिन को 3-4 खवातीन को गिरफ्तार किया गया और वहाँ से पुलिस ने दीगर जगह मुंतकिल किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की। जबकि गोरखपुर की जानब काफ़ी पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली जारी रही और जब शाम को मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया तो पुलिस ने उनको अलीमा खान और उनके साथ दीगर खवातीन फैमिली मेम्बरान साहबजादा हमद रज़ा को तहवील में लिया और वहाँ से अडियाला जेल से आगे आकर एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक दी और कहा कि आप उतर रहे हैं, आप घरों को जा सकते हैं। लेकिन अलीमा खान ने उतरने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप हमें गिरफ़्तार करें या हमारे भाई से हमारी मुलाकात करवाएं, जिस पर पुलिस वहाँ से लेकर कुछ आगे ये मेरे पीछे जो शादी हाल है यहाँ पर ले आई और पुलिस और अलीमा खान और दीगर जो लोग थे वो सारे शादी हाल के अंदर चले गए और अलीमा खान ने वहाँ पे लॉन में धरना दे दिया और वहाँ बैठ गई। जबकि इत्तला मिलते ही कारकुनों की बड़ी तादाद भी इस गेट के बाहर आ गई और नारेबाजी करती रही। कुछ देर नारेबाजी के बाद तकरीबन 1 घंटा ये नारेबाजी जारी रही। बाद जहाँ पुलिस ने ऑपरेशन किया और कारकुनों को वहाँ से मुंतशिर कर दिया। भट्टी साहब आपसे अगला सवाल करूंगी, पहले मुझे बता दीजिए कि ये बीबी अलीमा खानम भी आज गिला शिकवा करती रही कि इतने दिनों से मुलाकात नहीं कराई। ईद के दिन बैरिस्टर सैफ मिल लिए, आजम स्वाति मिल लिए, फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी ये कब से चल रही है? जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज़ अलीमा खान और फैमिली के दीगर मेम्बरान की जानब से जेल हुकाम को ये दरख्वास्त की गई थी कि हमारी मुलाकात कराई जाए, लेकिन ये मुलाकात नहीं और उनको इजाज़त नहीं मिली। ना ही फैमिली उनकी अडियाला जेल के गेट पर आई और वो इजाज़त नहीं मिली और ये इस हवाले से अभी तक कोई चीज़ जेल हुकाम ने क्लियर नहीं की कि अलीमा खान की ही मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। इस हवाले से अभी तक तो सरकारी तौर पे कोई भी चीज़ मगर भट्टी साहब इमरान खान के तर्जुमान का ये कहना है कि वो बड़े नाला है अंदर कि जिससे मिलना चाहता हूं उसको भेजा नहीं जाता और जिससे नहीं मिलना चाहता वो अंदर पहुंच जाता है। ये कब से सिलसिला चल रहा है? देखें जी, जो भी कैदी अंदर होता है वो मुलाकात के लिए अपने नाम देता है और वो इजाज़त देता है कि मुझसे इन लोगों की मुलाकात करवा दी जाए। ये कभी नहीं हुआ कि बाहर से दरख्वास्त दी जाए और कि हम मिलना चाहते हैं तो मुलाकात कराई जाए। बाहर से तमाम लोग नाम लिखवाते हैं और उसके बाद कैदी इनकी इजाज़त देता है कि फ़लाँ लोग आ जाएं या रूटीन में मुलाकात करवा दी जाती है। ये सिर्फ इस केस में एक ये एग्जांपल है कि सुल्तान अकरम राजा जो हैं वो नाम दे देते हैं और फैमिली मेम्बरान भी अपने नाम देते हैं और ये रूटीन में इसी तरह मुलाकात होती है। लेकिन अगर बानी PTI मिलना नहीं चाहते तो वो उन लोगों को वहाँ से वापस भी कर सकते हैं और चूँकि आज बैरिस्टर गौर भी मुलाकात करके आए तो उनको भी ये बात करनी चाहिए थी। असल तो जो लोग मुलाकात करके आए हैं उनकी बात अहमियत रखती है क्योंकि उनकी बराह रास्त बानी PTI से और बुशरा बीवी से बातचीत होती है। अगर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी या दीगर कोई बाहर बैठ के ये बात करता है तो वो उस हवाले से
क्या कहा जा बहुत बहुत सकता है। शुक्रिया। हमारे साथ हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अडियाला रोड रावलपिंडी से मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। बात करेंगे मेंबर कौमी असेंबली और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के टारगेटेड कॉलीग आतिफ खान साहब से, जो आज आई विटनेस रहे, खुद भी ख्वाहां थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कि किसी तरह मुलाकात हो और वो तहकीकात कराई जाएं। जो बयान दिया अली अमीन गंडापुर ने साजिशी होने के हवाले से और दीगर जो बातें, इनको टिकट ना मिलने के हवाले से। मगर आतिफ खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। यू वर देयर टुडे, सुबह से क्या अपडेट थी आपके पास? बहुत शुक्रिया जी आपका। उनको तो जेल के सामने से अरेस्ट करके वो और उनके साथ कुछ खवातीन, हमारे 2 MNAs साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं और शफकत अवान साहब, उनको अरेस्ट करके ले गए। मेरे साथ भी थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है पुलिस की, क्योंकि वो कह रहे थे जी आप जाएं यहाँ से, आप जाएं। हमने कहा कि क्यों जाएं, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, क्या हम कुछ जुर्म कर रहे हैं। तो बहरहाल उनको ले गए। थोड़ी देर आगे कहीं उनको पहले ये खबर आई कि उनको कहीं छोड़ दिया है, जहाँ पे अलीमा खान साहिबा उधर बैठ गई हैं और बहनें भी बाकी, कि जी हमने नहीं जाना जब तक हमें खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो उस वक्त तक हम। मगर मुझे तो आज समझ नहीं आई आतिफ खान साहब, आप इतने धीमे मिजाज की शख्सियत हैं, आप कैसे गुत्तम गुत्ता हो गए आज पुलिस के साथ? वो क्या सिचुएशन थी? बिकॉज पंजाब हुकूमत तो एक टोटली डिफरेंट पिक्चर पेंट कर रही है। देखिए वो अजीब सा रवैया है, मतलब वो अलीमा आपा और बाकी बहनें जहाँ खड़ी थी, हम भी जाके उनके साथ खड़े हो गए। पुलिस आई है कि जी आप जाए यहाँ से। तो हमने कहा क्यों, मतलब ना जेल के सामने है, जेल से 1 किलोमीटर दूर एक दुकानी थी कुछ और खाली जगह थी, वो हम खड़े हो गए। तो आके उन्होंने धक्के लगाने शुरू कर दिए। फिर हम भी कि जी क्यों जाए, हमने क्या जुर्म किया है, गलत क्या है। तो बस उन्होंने एकदम से फिर हमारी भी उनसे मतलब बाकी दोस्त भी आ गए, तो कि नहीं जी आप जाए यहाँ से। अजीब सा रवैया है पंजाब पुलिस का, समझ में नहीं आता कि असल मसला ये है कि हर एक कैदी से मिलने का इख्तियार है उनको, उनकी फैमिली को। और इमरान खान साहब के केस में अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है कि फैमिली में भी किसी को मिलने देते हैं, किसी को नहीं मिलने देते। 3 बहनें हैं, तो अगर कहते हैं कि जी 2 को खैर हम मिलने देंगे, 1 को नहीं मिलने देंगे। अब ये कौन से कानून में लिखा है कि आप 3 बहनें हैं, तीनों मिलना चाहती है तीनों मिले, या जो नहीं मिलना चाहती ना मिले। ये कहते हैं कि नहीं 2 मिलेंगी, 1 नहीं मिलेगी, अलीमा आपा नहीं मिलेंगी। इसी तरह वकला भी आज जब गए, वकला की आज मीटिंग थी, उसमें से भी सलमान अकरम राजा साहब को रोक लिया कि जी आपको नहीं मिलने देंगे। तो ये तो अजीब सी बात है, मतलब ये कोई कानून तो नहीं है। कानून तो ये है कि जी वकीलों की लिस्ट है 6 वकीलों की, वो जाएं। अब जो खान साहब जिनसे मिलना चाहते हैं, या अगर बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, तो भी अब जेल हुकाम को ये क्या हक बनता है कि वो कहें कि नहीं बहनों में ये मिलेंगी और ये नहीं मिलेगी, या वकीलों में ये वकील मिलेगा और ये वकील नहीं मिलेगा। ये पूछते हैं हम हुकूमत वक्त से, बल्कि शाम से हम उज़मा बुखारी साहिबा को भी ढूंढ रहे हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। लाइव शो चल रहा है, बिस्मिल्लाह, प्लीज आइए अपना बयान दीजिए। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी पे जो तनकीद कर रही है तहरीक इंसाफ, उस पर बात कीजिएगा। लेकिन बिफोर आई गेट टू द सिचुएशन, आतिफ खान साहब, ये बहनें और बिलखसूस अलीमा खान अडियाला जेल जाने पर आज बज़िद क्यों थी शाम तक, जब उनको रिहा भी कर दिया गया पाक में? ये फुटेजेस हम अभी दिखाते हैं, वो फिर भी बैठी रही कि हम फिर जाएंगे, आज ही मिलेंगे। देखें, कोई 30 पिटिशंस हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें। ये जो सलमान अकरम रजा साहब गए थे, ये भी हाई कोर्ट के उस पे कंटेम्प्ट में गए थे, और हाई कोर्ट ने कहा था कि आप उनको मिल सकते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा अदालत ने कि जी आप जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू ना करें। वो भी इन्होंने मान लिया कि चलिए जेल के बाहर भी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बाहर जाके कहीं कर लेंगे। लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा, मतलब इतना अरसा हो गया है, इनको नहीं मिलने दिया जा रहा। ना खान साहब के बच्चों से बात करवाई जाती है फोन पे, ना इनको मिलने दिया जाता है। तो ये तो हर एक कैदी का हक है। जेल पे उधर जब जाते हैं, कोर्ट जब जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर दे देती है, कोई उनको मनवा नहीं सकता कोर्ट के ऑर्डर्स को। तो अजीब सी बात है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे जितने भी जजेस साहिबान हैं हमारे, अगर आप अपने नहीं करवा सकते, ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते, तो फिर आप क्या जरूरत है कि आप ऑर्डर्स पास करें? मगर आतिफ साहब मुझे बताएं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत बड़े वाज़े तौर पर ये बयान दे चुकी हैं, और फ्रैंकली वो दिख भी नहीं रहा फुटेजेस से कि कोई घसीटा जा रहा है या ज़बरदस्ती की जा रही है। उज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं
کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے کسی کو گرفتار کیا ہی نہیں گیا. عمران خان کی تینوں بہنیں اور حامد رضا صاحب جو ہیں انہیں والنٹیرلی یعنی کہ رضاکارانہ طور پہ ہی پولیس کی گاڑی میں وہ خود جا کے بیٹھے ہیں اور پھر اڈیالہ جیل سے تھوڑی دور جا کے خواجہ کارپوریشن کے قریب اتر بھی گئے ہیں. یعنی کہ ڈرامے بازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں. آپ سب کا یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں گو کہ فری پک اینڈ ڈراپ سروس دی جا رہی تھی آپ کو. تو آج دیکھیں یہ تو آج تو میرے سامنے سب کچھ ہوا نا. میں وہاں تھرو آؤٹ موجود رہا اور اتنی زیادہ نفری آئی, پرزنرز وینز آئیں کہ جی آپ اتنے ٹائم میں اگر یہاں سے نہیں نکلتے تو ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے. علیما پا اڑ گئی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی, آپ نے مجھے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کر لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ لوگ یہاں سے جائیں, ابھی شام ہونے والی ہے, اندھیرا ہونے والا ہے اور بس آپ لوگوں کو ہم ادھر نہیں چھوڑیں گے, ہمیں آرڈرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں جائیں گے, بس ہم ساتھ میں سامان بھی لائیں اور ہم ادھر ہی بس رہیں گے. تو اس کے بعد پھر اور نفری آئی اور پھر انہی کچھ لوگوں کو اریسٹ کر کے لے گئی. تو یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں یا کون سے پنجاب کی یہ منسٹر ہیں کہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا. عاطف صاحب, ترجمان عمران خان نیاز اللہ نیازی کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب بڑے دکھی ہیں اور یہ نالا ہے اس بات سے کہ ملاقات کرنا جس سے چاہتا ہوں وہ اس سے کرائی نہیں جاتی اور جس سے نہیں ملنا چاہتا اس کو اندر بھیج دیا جاتا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اور بھی اس کے حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے. یہ گلہ شکوہ کب سے چل رہا ہے اور کیا وہ آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں؟ دیکھیں آج جو ہوا ہے یہ کچھ عرصے سے, جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ لسٹ میں بھی نام ہوتا ہے, ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ہوتے ہیں, عمران خان صاحب بھی ملنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی مرضی کے کچھ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جانے دیں گے, کچھ کو کہتے ہیں نہیں جانے دیں گے. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. ان کو گلا یہ تھا کہ اگر مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا, حالانکہ میرا نام بھی تھا, اب کورٹ کے آرڈرز بھی تھے, تو جو باقی وہ کلا صاحبان گئے ہیں تو ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا احتجاجاً کہ جی مطلب کیوں مجھے نہیں جانے دے رہے. تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں نے کیا ہے کہ اگر دو کو جانے دے رہے ہیں ایک کو نہیں جانے دے رہے, تو ساروں نے کہا کہ نہیں, یا تو ساروں کو جانے دیں یا پھر کسی کو. چلے آج تو ہو گیا نا, ایک اور ہم نے بد اعتمادی دیکھی, بیرسٹر علی ظفر بھی چلے گئے, برا لگا سیکرٹری جنرل کو. بیرسٹر گوہر کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر دی گو کہ ان کا نام بھی نہیں تھا, مگر وہ بھی بڑا امبیرسڈ ہوئے کہ جی ان کا بھی نہیں تھا, بٹ چلیں یہ چیئرمین ہے تو یہ چلے گئے. مگر آپ بتائیں عاطف خان صاحب, آپ نے آج ملنا تھا عمران خان سے کیونکہ چیف منسٹر نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں اسد کیسر پر, آپ پر, شرام ترکئی پر. آپ کی بھی ملاقات نہیں آج ہو سکی, تو گنڈا پور صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا پچھلے کئی گھنٹوں میں؟ نہیں جی, میرے ساتھ تو ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا, باقی دوستوں سے کچھ دوستوں سے ان کا کانٹیکٹ ہوا ہوگا, مجھ سے ڈائریکٹ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. آپ خود کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی اگر عمران خان سے آپ کی ملاقات نہ ہو پائی تو, which is seeming more realistic right now? نہیں, میں تو صرف اس چیز پہ, دیکھیں ہمارا تعلق کسی کا کسی سے اچھا ہو برا ہو نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل فرق یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے علی امین صاحب کو میری ضرورت ہے یا مجھے ان کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے ضرور ہم بیٹھیں گے بھی اور جاؤں گا بھی میں. اس میں کوئی مجھے شرم نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑا, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہو, کسی سے ملنا ہو, کسی سے مدد مانگنی ہو. مجھے ذرا ٹائمنگ کی سگنیفیکنس بتائیے گا عاطف خان صاحب. یور اے پولیٹیکل ورکر, میں نے کئی اہم ترین انٹرویوز لیے ہیں چیف منسٹر گنڈا پور صاحب کے, اور یہ آپ کی جو دراڑ ہے اور گروپ بندی ہے یہ نئی تو ہے نہیں, پرانی ہے, پوچھا بھی ہے میں نے. ہی چوز نیور ٹو رسپونڈ. آج ابھی انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسپونڈ کریں, آپ لوگوں کو سازشی کہیں, ٹکٹ نہ ملنے کا حقدار کہیں, ایسے وقت میں کیوں, اور پہلے کبھی کیوں نہیں؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب اس وقت یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی, بلکہ کسی وقت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. مطلب پارٹی کے اندر کی باتوں کو پارٹی کے اندر ہی ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کے آپس میں. ٹھیک ہے, آپس میں بیٹھ کے بندہ غصہ کر لیتا ہے, گلہ کر دیتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کی باتوں کو باہر نہیں بتانا چاہیے. وہ تو پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کل پارلیمنٹری کمیٹی کو سارا بتایا, جو ذکر کیا تھا گنڈا پور صاحب نے اس کے بارے میں, کہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ 3 لوگ مجھے قومی اسمبلی میں چاہیے کیونکہ یہ سینئر موسٹ لوگ ہیں اور ہماری پارٹی کے سارے لوگ پریس کانفرنسز کر کے موسٹلی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ چلی گئی ہے, تو اس وجہ سے مجھے ان تینوں کی ضرورت ہے, اور انہیں کہو کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑو. تو ضرورت نہیں تھی اس بات کی. ابھی بھی
मैं खुद अवॉइड करता हूं कि पार्टी के अंदर की चीजों को बाहर still willing to bury the hatchet, ये अच्छी बात है। मुझे बताइए सर कि मगर अभी तो ये तमाम तर कंट्रोवर्सीज मुस्तकबिल करीब में भी नहीं दिख रहा कि ये सुकून आएगा या कहीं ना कहीं they'll be put to rest। अब मिनरल्स बिल है आपका, स्पीकर केपीके कुछ और चाहता है, ये बिल जो है पब्लिक हो चुका है, इसके ऊपर तरह तरह की बातें भी खुल के की जा रही हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने भी खुल के कह दिया कि जब तक खान नहीं बाहर निकलता ये बिल्कुल भी पास नहीं कराना चाहिए। गो के कोई भी पॉलिसी और अहम लेजिस्लेशन को बाहरहा किसी अफराद के कैद होने से नहीं नथी किया जाना चाहिए। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी क्या राय है इस बिल पे? देखिए, मुझे जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनकी कॉल्स आई हैं और उन्होंने बताया है कि ये सूबे के मफाद में नहीं है। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स के साथ जो इससे रिलेटेड हैं, और हमारे सूबे में है क्या, हमारे सूबे में एक टूरिज्म है और एक ये माइंस एंड मिनरल्स है। तो वो टूरिज्म भी सिर्फ 2-3 जिलों में है। माइंस एंड मिनरल्स का ये है कि सारा हमारा एक्स फाटा का एरिया है, ये पुनेर है, कहीं मार्बल है, कहीं क्रोमाइट है, कहीं क्या है। तो यही है, अगर ये चीज भी इसका इख्तियार भी उनसे चला जाएगा तो हमारे पास रह क्या जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस पे पूरी डिबेट होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के। अगर ये इस पे कोई ऐसी चीजें हैं जो कि सूबे के इख्तियार को कम करती हैं या लोकल्स का उसमें हिस्सा कम होता है तो फिर इसको बिल्कुल पास तो नहीं मुझे होना एक और बात समझा दें, आप ही की हुकूमत है केपीके में, आप लोग ही दुखी हैं, नाला हैं, आप लोग ही शोर मचा रहे हैं। अगर ये आप ही की हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में इसी सूरत में ही पास हो जाए, क्या समझा जाए फिर आतिफ खान साहब? देखें, वो तो आज भी अलीमा खान साहिबा ने भी कहा, जब मेरी उनसे बात हुई आज जेल के बाहर, तो उन्होंने भी यही रिपीट किया। और अभी देखते हैं कि असेंबली क्या डिसाइड करती है, लेकिन मेरा भी यही मशवरा होगा कि इस तरह इसको पास ना करें। 136 सफ़ों का वो है, ये एक्ट है, तो इसको जल्दबाजी में ना करें और सोच समझ के करें, क्योंकि हम भी देखें अवाम के वोट से आए हैं, फिर हमने अवाम में जाना है। तो हमारे लिए भी ये अच्छी बात नहीं है कि ऐसा कोई काम हम जाने अनजाने में कर लें जिससे हमारे सूबे को। बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ खान हमारे साथ मौजूद थे। अगले सेगमेंट में आपको मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से आगाह करेंगे नाजरीन, मजीद डिटेल्स देंगे। लेकिन जाने से पहले आपको बताती चलूं कि मुल्क के मारूफ सियासतदान, पीपल्स पार्टी के बानी रुकन, सतारा इम्तियाज़ के का एजाज़ हासिल करने वाले हमारे ताज हैदर साहब आज अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बहुत ही पुख्ता जहन और कामिल, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कम ऐसे सियासतदानों से मिली हूँ कि जो इतनी क्लैरिटी रखते थे अपनी थॉट के अंदर और अपनी यकीन में, अपने नज़रियात में। ही वॉज ऑलवेज अ प्लेजर टू कन्वर्स विद। मैं अभी देख रही थी 2017 में भी आई वॉज ट्वीटिंग कि उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हज़रत अली का कॉल शेयर किया कि जब गैर अहम चीज़ें अहम हो जाएं और अहम गैर अहम हो जाएं तो ये कौम के ज़वाल की निशानी है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी थे। जन्नत फिरदौस में अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। ताज हैदर साहब अपनी शख्सियत में यकता थे। वॉज वेरी यूनिक, इंतहाई धीमे तहम्मुल मिजाज की शख्सियत थे, असूल पर खड़े रहने वाले आदमी थे, सियासतदान थे, विच इज़ सेइंग अ लॉट। मेरा उनसे अकीदत का रिश्ता था। एंड आज बड़ी खैर बहरहाल सब ने वापस अल्लाह के हजूरी पेश होना है। बहुत अहम शख्सियत आज पीपल्स पार्टी और हमें छोड़ के चली गई है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए इट्स अ बिग सेटबैक, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन आई फील उनको अशद ज़रूरत है नज़रियाती और पुख्ता और स्ट्रॉन्ग यकीन रखने वाले कारकुनान की और लीडर्स की। वेरी स्मॉल ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत पीआईए की निचकारी करने और यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशंस बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, आज ही ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पीआईए को 2 दहाइयों बाद मुनाफा हासिल होने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुआशी मैदान में बेहतरी के लिए अब मिनरल ज़खायर से इस्तिफ़ादा करना चाह रहा है। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मदनी ज़खायर की जानिब राग़िब करने के लिए आज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स फोरम का इनेकाद किया गया। इस फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कनाडा और अज़रबैजान के वफूद के साथ साथ
आलमी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदे, 3 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबेन और 2000 अफराद शरीक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फोरम से खिताब में चीन, अमेरिका और यूरोप को मदनियात में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज की मालियत खरबों डॉलर है। इन मदनी ज़खायर से मुस्तफीद होकर पाकिस्तान IMF को खैराबाद कह सकता है। Has been blessed by Allah Almighty infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. पाकिस्तान मिनरल्स फोरम, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, आलमी नुमाइश और गाला इवनिंग के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी फोरम से खिताब में इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान मदनी मुईशत में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। ऐसे में मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ अवामी स्टाफ ने सरमायाकारों को एतमाद दिलाया है कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। चीफ अवामी स्टाफ ने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मदनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मदनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मदनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। अहम तरीन इस फोरम के पहले ही दिन पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस, अजरबैजान और दीगर ममालिक की कंपनियों के साथ समझौतों पर भी दस्तखत हुए हैं। चीनी कंपनी ने जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च और जनूबी अफ्रीकी कंपनी ने डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी जाहिर की है। बैरक कंपनी के सदर मार्क बरिस्टो ने रेकॉर्डिंग ज़खायर को पाकिस्तान की तरक्की और बलूचिस्तान की खुशहाली की अलामत करार दिया है। पाकिस्तान के मदनी ज़खायर में बैरूनी ममालिक की दिलचस्पी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक ऐसा बिल लाया जा रहा है कि जिसके तहत पाकिस्तानी मदनियात को निकालने के लिए गैर मुल्की कंपनियों को ठेके देने के लिए एक अथॉरिटी को क़याम अमल में लाया जाएगा। 139 सफ़ात के इस बिल की मगर कुछ शिकें ऐसी भी हैं कि जिन पर कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं और उसको PTI खुद ओन नहीं कर रही। अहम बात यह है कि बहरहाल इस पर क्लैरिटी भी देनी चाहिए, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इस अहम फोरम पे मौजूद नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपनी जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव मुजम्मिल साहब को वहां भेजा। बताते चलें कि पाकिस्तानी मिनरल्स में गैर मुल्की सरमायाकारी या दिलचस्पी पर तहरीक इंसाफ खुश नहीं दिखाई दे रही। वो तवात्तर के साथ इस पर तनकीद कर रही है। ताज्जुब की बात यह है कि इसी तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत में KP के असेंबली में ये बिल लाया जा रहा है और ये बिल पास होने से पहले ही पब्लिक हो चुका है। इस बिल में ये भी कहा गया है कि एक बावर्दी मिनरल्स फोर्स बनाई जाएगी जो इस सारे अमल को देखेगी। इसी तरह बिल में ये नुक्ता भी शामिल है कि लाइसेंस देने और ठेके देने का इख्तियार लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास होगा। फिर ये अथॉरिटी ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। बिल के सेक्शन 19 में ये इजाज़त भी दी गई है कि अथॉरिटी के मेंबर्स के लिए कोई भी मेंबर लिया जा सकता है। बिल की शिक 32(4) में ये भी बताया गया है कि कौमी मुफाद के मंसूबों के लिए सरकारी महकमों और अवामी इदारों को आर्जी इजाज़तनामे देने की इजाज़त भी है। बिल के सेक्शन 31 में ये भी कहा गया है कि अवामी मकसद के लिए कंपनियों को लाइसेंस याफ्ता किसी भी ज़मीन पर कंट्रोल की इजाज़त होगी। बिल के सेक्शन 25 में यह बताया गया है कि अथॉरिटी की क़यादत और इससे मुंसलिक अफराद को किसी भी जिम्मेदारी, गलत काम या एहतसाब से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। अब मिनरल्स अथॉरिटी के क़याम, इस पर एक सरबरा की तैनाती का मामला, एहतसाब का मामला, इख्तियारात का मामला बहुत से खदशात को हवा दे रहा है। ये तासुर कायम किया जा रहा है कि इन ज़खायर से, मिनरल ज़खायर से जुड़े तमाम मामलात का इख्तियार सूबाई हुकूमत या नुमाइंदों के हाथों से लिया जा रहा है। जिस खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसी के बाज़ रहनुमा इस बिल की ना सिर्फ हमायत कर रहे हैं बल्कि भरपूर दिफा भी करते हुए ये कह रहे हैं कि इख्तियारात वफाक को नहीं दिए जा रहे, सिर्फ एक अथॉरिटी बनाई जा रही है। लेकिन क्लैरिटी कोई नहीं आ रही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से
اس معاملے کے اوپر بھی تحریک انصاف واضح طور پر منقسم ہے۔ آج ہی عمران خان کی بہن علیمہ خان، جن کو آج عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ملے بغیر آج انہوں نے بہت بڑا پالیسی بیان دیا ہے اور مائننگ کو بھی عمران خان کی رہائی سے مشروط کیا ہے۔ عمران خان رہا نہیں ہوتے بقول علیمہ خان، اس وقت تک اس بل کو روک دیا جائے۔ جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ جو کے پی کا جو ساری معدنیات ہیں وہ ایک زیور ہے، چاہے جو مرضی ایکٹ پہلے ہوا ہو، جو مرضی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہوں، جب تک عمران خان رہا ہو کر اس کو خود اس کی تفصیل سمجھ کے پھر یہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا جائے گا اور عمران خان کی رہائی تک کوئی ایکٹ اسمبلی میں نہیں، اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ قومی معاملات کو پھر سیاسی کرنا، سیاست کی نظر کرنا، خود کلیئرٹی نہ ہونا، بہرحال یہ ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اس بل کو ڈرافٹ کس نے کیا، اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے، اس پہ وضاحت نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب ایک اوپن ڈیبیٹ چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب خود ابھی کرٹیسزم کی زد میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب کھل کر اس بل کی مخالفت میں سامنے بھی آ چکی ہے اور یہ بل اپنی ہی حکومت میں، اپنی ہی اسمبلی کے اندر ہے۔ اب پاکستانی مدنی ذخائر سے جڑا یہ معاملہ کئی جہتوں سے پی ٹی آئی کے لیے خوش آئند نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، مگر حکومت کی جانب سے امریکہ کو منرل ذخائر میں سرمایہ کاری کی دعوت نے تحریک انصاف کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستانی ذخائر میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روز ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ پاکستان کے مدنیات سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے مابین افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے پیدا مسائل پر بھی تفصیلی گفت و شنید ہوئی ہے۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعاون کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ آج ہی امریکی سرمایہ کاروں کا وفد ایرک میئر کی سربراہی میں آج کے اہم ترین فورم میں شریک بھی ہوا ہے۔ اب پاکستانی منرل ذخائر میں امریکہ کی خصوصی دلچسپی کے بعد اب ٹرمپ انتظامیہ کے شہباز حکومت سے مراسم کی آفیشلی شروعات ہو چکی ہے۔ گو کہ ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات میں کسی کی رہائی یا قید کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستانی مدنیات میں دلچسپی، یہ انٹرسٹ معاشی میدان میں بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے عظیم تر مفاد میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس بل کے ذریعے منرلز اتھارٹی کو خصوصی چھوٹ یا آزادی دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس ابھی حال میں ہے یہ بل، اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق نے افغانستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان حکمران افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی کے حوالے سے اسلام آباد کے بڑھتے ہوئے خدشات پر کارروائی کرنے میں ناکام رہے تو افغانستان کے ساتھ تمام معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے محمد صادق کا یہ کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی ایک چیلنج ہے، ایک بڑا چیلنج ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے نوجوان اور بچے روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو شہادتیں عام ہو گئی ہیں۔ اس مسئلے کو نظر انداز کرنا مجرمانہ فعل ہوگا اور ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق کا بیان اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ گزشتہ روز ہی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا کہ جس میں افغانستان سے امریکی اسلحے کے واپسی اور دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق بھی گفتگو ہوئی تھی۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے پیدا مسائل پر بات چیت ہوئی۔ یہاں یہ بھی اہم ہے کہ افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں استعمال کرنے کے شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطحی یہ رابطہ تقریباً 4 سال بعد ہوا ہے۔ And now a look at Donald Trump's tariff war. ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیوں میں تیزی آ رہی ہے اور ایسے میں سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعارف کروائے گئے ایلین اینیمیز ایکٹ کو فی الفور نافذ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اقدام کے بعد امیگریشن حکام کو ملک بدری کے لیے ہنگامی اختیارات پر انحصار کرنے کا موقع ملے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کو امریکہ میں انصاف کے لیے ایک عظیم دن قرار دے دیا ہے تو دوسری طرف
امریکہ میں شخصی آزادیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، ادارے اور افراد اس فیصلے کو شخصی آزادیوں کے خاتمے کی جانب پہلا قدم قرار دے رہے ہیں۔ 6-3 کے تناسب سے سنائے گئے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس سونیا نے یہ لکھا ہے کہ اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا طرز عمل قانون کی حکمرانی کے لیے غیر معمولی خطرہ ہے۔ جسٹس سونیا نے مزید لکھا ہے کہ عدالت کی اکثریت اب حکومت کو سوابدیدی مساوی ریلیف کے ساتھ اس کے طرز عمل پر فائدہ پہنچا رہی ہے کہ جو ناقابل دفاع ہوگا۔ 6 ججوں سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس کیٹانجی براؤن جیکسن نے لکھا ہے کہ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالت نے پروسیجرل ویریبلٹی کے ایک ایسے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے کہ جو میری نظر میں غیر معمولی اور غیر مساوی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نامناسب طریقے سے کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں بسنے والے دوسرے ممالک کے افراد کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئے گی۔ ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ معاملے کے حق میں احتجاج کرنے والے 150 سے زائد طالب علموں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں، جس کے بعد منسوخ کیے گئے ویزوں کی کل تعداد 450 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے 50، نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے 40، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سسٹم کے 35 گریجویٹس کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے 16 سے زائد یونیورسٹیز جن میں امریکہ کی آئیوی لیگ یونیورسٹیز بھی شامل ہیں، فار انسٹنس ہارورڈ، اسٹینفورڈ یونیورسٹی آف مشیگن، ٹافٹس یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی اور ڈیوک یونیورسٹی، ان سب میں زیر تعلیم طالب علموں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ اب ABC نیوز نے اپنے تجزیے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کارروائیاں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایسے بین الاقوامی طلباء کے خلاف کی جا رہی ہیں کہ جن پر معمولی قانونی خلاف ورزیوں اور یونیورسٹی کیمپسز میں غزہ کے حق میں ہونے والے احتجاجوں اور پروٹیسٹ میں شرکت بھی شامل تھی۔ That's being used against them۔ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اب تک 300 سے زائد طلباء کے ویزے منسوخ کر بھی چکا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طلباء کے ویزوں کی منسوخی کی کارروائی کوئی وجہ بتائے بغیر کی جا رہی ہے۔ نو جسٹیفیکیشن اور ریزنز آر گیون۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انتظامیہ خاموشی سے طلباء کی قانونی رہائش کو ختم کر رہی ہے۔ ایسا کرنے سے قبل اسٹوڈنٹس اور اسکولوں کو بھی نوٹسز دینا گوارا نہیں کیا جا رہا اور اس طرز عمل کے نتیجے میں طلباء حراست اور جلاوطنی کا بآسانی شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکہ طلباء کو F1B ویزا دیتا ہے اور اگر ویزا منسوخ ہو جائے ناظرین تو امریکہ میں رہنے کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد جرمانے، حراست یا ملک بدری عمل میں لائی جاتی ہے۔ دی گارڈین کی ایڈیٹر ان چیف کیتھرین بائنر نے اپنی رپورٹ میں ایسے اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کیے ہیں اور پھر پبلش کیے ہیں جنہیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو ڈرائیونگ کے دوران سپیڈ ٹکٹ یا پھر پارٹنر سے تلخ کلامی یا لڑائی یا پھر مینیجر سے اختلاف کی وجہ سے ویزا منسوخ کرنے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ It is being already ill-used۔ اب یونیورسٹی طلباء کے ویزے منسوخ کرنے سے قبل گزشتہ سال امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے 2100 سے زائد طلباء کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ یہی نہیں، گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس اور دیگر اقسام کے ویزوں کے لیے درخواست دینے والوں کی سخت جانچ پڑتال اور چھان بین کی جائے گی۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ مارکو روبیو سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے واضح تھے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا، ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر چکے ہیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ وہ غیر ملکی افراد کے جنہوں نے امریکی شہریوں، ثقافت، حکومت، اداروں یا اصولوں کے خلاف تنقید کی ہوگی انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے دنیا بھر میں قائم ایمبیسیز اور قونصل عہدیداروں کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ ایسے افراد، لوگوں، مخصوص طالب علموں کی سخت چھان بین کریں کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پر 7 اکتوبر 2023 سے 31 اگست 2024 کے دوران غزہ کے حق میں اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پوسٹیں کی ہوں۔ امریکی سپریم کورٹ سے اب ایلین اینیمیز ایکٹ پر عمل درآمد کی اجازت ملنے کے بعد امریکی کانگریس میں فیئرنیس فار ہائی اسکلڈ امریکن ایکٹ 2025 بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلے جانے سے پہلے all this is going on while the tariff war is also going on۔ کل آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا کہ چائنا نے آف کورس وہی رد عمل دیا تھا، ایک دم یہ کہا تھا کہ ہم تھریٹن نہیں ہوں گے، بلیک میل نہیں ہوں گے، جوابی اتنا ہی ٹیرف عائد کریں گے۔ ٹرمپ اب ایز آف رائٹ ناؤ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ویٹ کر رہے ہیں چائنا کے رسپانس کے لیے بیفور 104% ٹیرفز جو ہیں وہ انلیش کر دیں گے وہ چائنا کے اوپر۔ انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا اور کہا ہے کہ چائنا میرے سے ڈیل ہمارے سے کرنا چاہ رہا ہے، بیڈلی، بڑی ڈیسپریٹلی کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا آغاز کریں کیسے۔ وی آر ویٹنگ فار چائناز کال، اٹ ول ہیپن بٹ چائنا از ریفیوزنگ ٹو بی بلیک میلڈ۔ دیٹ از دا ورلڈ وی لیو ان ٹوڈے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔